तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 328 की रीकैप और रिएक्शन वीडियो, जहां पर क्रेजी ये काट गया है। ऑफ कोर्स हम मेन इवेंट में एक बहुत बड़े अपसेट को देखते हैं। शॉन स्ट्रिकलैंड हमजाद को बीट कर देता है। को मेन इवेंट में हम क्लासिकल जोशुआ वैन की बॉक्सिंग को देखते हैं। फिर इसके साथ हमने मेन कार्ड में क्लोज फाइट को भी देखा और डोमिनेशंस को भी देखते हैं। और जब प्रीलिम कार्ड की बात करें तो ये प्रीलिम कार्ड भी बहुत ज्यादा अच्छा गया है, जहां पर हर एक फाइट फिनिश हुई है। अर्ली प्रीलिम कार्ड थोड़ा सा बोरिंग गया है, बस वहां पर बोल सकते हैं बाइसन गुरसुसुर का फाइट को विन करता है बाय सबमिशन, और जो उसकी हाइप चली हुई है उसको उसने और ज्यादा कर लिया है। तो ओवरऑल ये कार्ड इंसेन गया है। हाइप जितनी बनी हुई थी इस कार्ड की उसने प्रॉपर वे से डिलीवर किया है। और अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए टाइमलाइंस को मैंने ऐड कर दिया है, तो तुम स्किप कर सकते हो जिस भी फाइट पे जाना है। जहां पर स्टार्ट करते हैं प्रीलिम कार्ड की पहली फाइट से। यहां पर ओल्ड मैन जिम मिलर फाइट को विन कर जाता है बाय फर्स्ट राउंड सबमिशन। 42 इयर्स का है जिम मिलर और स्टिल उसके पास बहुत अच्छी एबिलिटी है ब्रॉल करने की, ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके जाने की। और जैरेड गॉर्डन का तुम बोल सकते हो वो एवरेज ओके फाइटर है, बट यहां पर जिम मिलर एकदम से उसके ऊपर प्रेशर को पुट ऑन करता है। जैसे मैंने प्रेडिक्शन की वीडियो में कहा था कि स्टार्स यहां पर जिम मिलर को कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो वही चीज हम देखते हैं। जिम मिलर अपने लेफ्ट पंचेस को थ्रो कर रहा था जो कि लैंड हो रहे थे, और लास्ट के 2 मिनट के राउंड वो मूवमेंट आती है जहां पर जिम मिलर लेग किक को थ्रो करने लगता है। जैरेड गॉर्डन उस किक को पकड़ लेता है और जिम मिलर को ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई कर रहा होता है, बट जैरेड गॉर्डन से ह्यूज मिस्टेक, वो अपनी नेक को पूरा ओपन रखता है। और जिम मिलर एक इंसेन जुजित्सु फाइटर है। एकदम से यहां पर जिम मिलर जैरेड गॉर्डन की नेक को पकड़ लेता है और डोंट बी सिली जंप द गिली करते हुए वो पूरा स्क्वीज करता है जैरेड गॉर्डन की नेक को और गिलिटिन चोक से उसे टैप आउट करवा देता है। जिम मिलर का एम है कि वो यूएफसी में 50 फाइट्स करे और अभी वो शायद से 47 फाइट्स में आ चुका है, तो 3 और फाइट्स जिम मिलर ने करनी है। और गिवन दैट कि वो 42 इयर्स का है और स्टिल विन कर रहा है, ब्रो ह्यूज रिस्पेक्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट फाइट की बात करते हैं। ये भी लाइट वेट डिवीजन की थी। यहां पर ग्रैंड डॉनसन लास्ट राउंड में सबमिशन को निकाल देता है और मथेउस रेबिस्की के ऊपर रियर नेकेड चोक से उसे टैप आउट कर देता है। गाइस, अगर तुमने सबमिशन को देखा ना, तुम्हें भी ये चीज फील होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा फील हुई थी ये देखते हुए। जहां पर मुझे लगा बिल्कुल लास्ट के सेकंड्स बचे हैं और रेबिस्की को पता लग गया था कि वो फाइट को विन नहीं कर रहा है, तो वो हल्के से स्क्वीज से ही टैप आउट कर देता है। ओवरऑल ये फाइट प्रीटी अमेजिंग गई। अगर तुम देखोगे, पहले राउंड में ग्रैंड डॉनसन अपनी रीच के एडवांटेज लेते हुए हेड किक्स को थ्रो कर रहा था, जैब्स को थ्रो कर रहा था, और ओवरऑल वो फाइट को ग्राउंड में भी होल्ड करता है। पर इसके बाद जैसे ही राउंड 2 आया, तो वही ग्रैंड डॉनसन की जो वीक चिन है वो एक्सपोज होने लग पड़ती है। एकदम से ग्रैंड डॉनसन गेम प्लान से हट जाता है और ब्रॉल करने की देख रहा होता है रेबिस्की के साथ, और वहीं पर रेबिस्की उसके ऊपर ह्यूज लेफ्ट हुक को थ्रो कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि ग्रैंड डॉनसन ड्रॉप हो गया, बट एकदम से रेबिस्की को होल्ड करके वो सर्वाइव कर लेता है। फिर लेटर एंड ऑफ द राउंड 2 में भी हम देखते हैं कि शायद से जैब से ही ग्रैंड डॉनसन ग्राउंड में गिर जाता है। तो राउंड 2 पूरा रेबिस्की के था। लग रहा था कि राउंड 3 में अब तो वो ग्रैंड डॉनसन को फिनिश ही करने वाला है, बट एक बहुत बड़ा कमबैक करते हुए ग्रैंड डॉनसन फिर से अपने गेम प्लान को लेके आता है। और इस बार जैसे ही वो रेबिस्की को ग्राउंड में लेके गया, पूरी फाइट एक ग्राउंड में रहती है। मल्टीपल टाइम्स ग्रैंड डॉनसन रियर नेकेड चोक लगाने पे बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था, और इसी की मैं बात कर रहा था गाइस। मिड ऑफ द राउंड 3 में जो चोक लगे थे वो और ज्यादा हार्ड चोक थे, बट तब भी रेबिस्की ने गिव अप नहीं किया, वो सर्वाइव कर लेता है। बट जैसे ही लास्ट के 10-20 सेकंड्स बचे थे, और तब जाकर जब ग्रैंड डॉनसन ने चोक को लगाया, रेबिस्की ने आराम से टैप आउट कर दिया। फाइट को तो वो हार गया, बट काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो वो मेंटली भी थोड़ा सा डिफीट हो गया था, इसीलिए उसने बहुत जल्दी टैप आउट कर दिया। और अब मूव करते हैं नेक्स्ट फाइट पे, जो कि वेल्टरवेट डिवीजन की थी। और यहां पर यारोस्लाव अमसोव राउंड 2 में जॉयल एल्वारेज को सबमिट कर देता है। 31 का रिकॉर्ड है यारोस्लाव अमसोव का, और प्रॉपर जो उसकी हाइप बनते जा रही है वो डिजर्व करता है उसके लिए। यहां पर हम देखते हैं जब जब फाइट ग्राउंड में गई है, कोई आंसर नहीं था जॉयल एल्वारेज के पास। वो अमसोव की चेन रेसलिंग को ब्रेक नहीं कर पाया। पहले राउंड में मेजॉरिटी फाइट ग्राउंड में रहती है, दोनों फाइटर्स हल्के से पंचेस को एक्सचेंज करते हैं। फिर इसके बाद जब राउंड 2 आता है, तो यहां पर स्टार्टिंग ऑफ द राउंड में जॉयल एल्वारेज रियली थोड़ा सा एक्सप्लोड करता है और गुड पंचेस से अमसोव को टैग भी कर देता है, बट फिर से अपनी बहुत इंसेन रेसलिंग दिखाते हुए एकदम से अमसोव एल्वारेज के पंच पर डक करता है और परफेक्ट टाइमिंग को शो करते हुए और सिंगल लेग को पकड़ लेता है। पर जैसे ही उसे पता लगा कि सिंगल लेग थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वो स्विच करते हुए बैक टेक पे आ जाता है। वहां से पिकअप करके स्लैम करता है जॉयल एल्वारेज को और एकदम से हेड एंड आर्म ट्रायंगल लगा के सबमिट कर देता है। स्प्लिट सेकंड में स्लैम और स्प्लिट ही सेकंड में वो सबमिशन को लगा देता है। तो ये देखना बहुत ज्यादा क्रेजी था और जॉयल एल्वारेज को टैप आउट करना पड़ता है। तो एक और फाइटर वेल्टरवेट डिवीजन में एक ह्यूज एडिशन आ चुका है। यारोस्लाव अमसोव के पास वो चेन रेसलिंग है और हम जानते हैं कि अभी वेल्टरवेट डिवीजन में काफी ज्यादा स्ट्राइकर्स भी हैं। तो यारोस्लाव अमसोव के पास रियली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर तो वो 2-3 फाइट्स को और
विन करता है तो एकदम से वो टॉप में आने वाला है वेल्टरवेट के। और अब मूविंग ऑन तो प्रीलिम की मेन फाइट या फिर फीचर्ड फाइट बोलो, ये थी मिडिल वेट डिवीजन की, जहां पर अटेबा गुटियर सरप्राइज जैसे कि हमें पता था ओजी डियाज को नॉकआउट कर देता है इन राउंड 2। ज्यादा कुछ यहां पर बात करने को नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली अटेबा गुटियर के लिए स्टेप अप फाइट थी। मुझे लगा कि पहले ही राउंड में नॉकआउट आ रहा है। अटेबा गुटियर अपने पंचेस से कर भी देता है स्टन ओजी डियाज को, बट डियाज का तुम बोल सकते हो वो क्लिंच कर रहा था, हाई गार्ड को रख रहा था, तो पहले राउंड को तो वो सर्वाइव कर जाता है। बट फिर राउंड 2 में एक परफेक्ट ओवर द टॉप काउंटर राइट पंच को थ्रो करते हुए अटेबा गुटियर ओजी डियाज को सिट डाउन करवा देता है और कपल ऑफ हैमर फिस्ट इनफ थी रेफरी को स्टेप इन करने के लिए और वो फाइट को स्टॉप कर देता है। 2-3 सेकंड में बोलूंगा जल्दी फाइट स्टॉप करती, बट हाँ ओजी डियाज कहीं पर भी नहीं जा रहा था, तो मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं स्टॉपेज की। और थोड़ी सी और मैं बात करूं अटेबा की, तो हाँ वो इंप्रूव कर रहा है, बट मेरी ओपिनियन में उसे और ज्यादा काम होने की जरूरत है। वो पहले राउंड में इतना ज्यादा एक्सप्लोर करता है कि अगर उसका कोई ओपोनेंट रेसलर आ गया ना तो फिर अटेबा गुटियर को प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा पड़ सकती है। बट राइट नाउ हाइप को मेंटेन किया हुआ है अटेबा ने, और अब देखते हैं कि उसका जो नेक्स्ट ओपोनेंट होगा वो कौन सा होता है। मेरी ओपिनियन में अब उसे एक प्रॉपर फाइटर दे देना चाहिए, जिससे कि पता लग जाएगा कि अटेबा का लेवल कहां तक है, उसका रियल टेस्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट फाइट किसके साथ होती है। और अब मेन कार्ड में चलते हैं। यहां की ओपनर फाइट थी लाइट वेट डिवीजन की, और बॉबी ग्रीन डोमिनेट करता है जर्मी स्टीवन को, दोनों हाथ नीचे ट्रैश टॉक कर रहा है जर्मी स्टीवंस पर, और जर्मी स्टीवन ट्राई कर रहा है ह्यूज पंचेस को थ्रो करने का, बट बॉबी ग्रीन का जो गैंगस्टर वाला पर्सोना है वो हम देखते हैं दोनों हाथों को नीचे अपनी हेड मूवमेंट से वो सारे पंचेस को डॉज कर रहा होता है, खुद के बहुत अच्छे जैब्स और बॉडी किक्स को लैंड करता है। और फिर लास्ट मिनट में वो मूवमेंट आती है जहां पर जर्मी स्टीवन रश इन करता है, बट बहुत ही आराम से बॉबी ग्रीन डक करते हुए उसे इजीली ग्राउंड में लेके चले जाता है। और ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि बॉबी ग्रीन रियर नेकेड चोक को लॉक इन कर देगा और जर्मी स्टीवन को टैप आउट ही करवा देगा। पता नहीं क्यों बॉबी ग्रीन को विन करता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी था। वो 38 या 39 इयर्स का है, बट अभी भी वो यंग फाइटर्स को और अपनी एज वाले फाइटर्स दोनों को ही बीट करे जा रहा है, वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव वे से। तो फीट में हम देखते हैं डोमिनेशन बाय बॉबी ग्रीन, और इसके बाद मूविंग ऑन तो वेल्टरवेट डिवीजन की नेक्स्ट फाइट, और यहां पर हम देखते हैं ग्राउंड में शॉन ब्रेडी ने डोमिनेट किया वॉक इन बकली को। ब्रो बकली का टेक डाउन डिफेंस कितना बुरा है भाई, लिटरली वॉक इन बकली खड़ा तक नहीं हो पा रहा था ब्रैडी के टेक डाउन से। और सच में मुझे तो लगा कि शॉन ब्रेडी तीनों ही राउंड्स को 10-8 विन किया है, और जब स्कोर कार्ड्स बोले गए तो हम सुनते हैं 30-25, जिसका ये मतलब है जजेस ने भी 2 राउंड्स को 10-8 दिया है और एक राउंड को 10-9 दिया है। अब हुआ ज्यादा कुछ नहीं है फाइट में, शॉन ब्रेडी आराम से टेक डाउन कर रहा था बकली को, और पूरी फाइट फिर ग्राउंड में रह रही थी, जहां पर इतना ज्यादा शॉन ब्रेडी सबमिशंस लगाने की ट्राई नहीं कर रहा है, बट वो पूरा बीट अप करने की ट्राई कर रहा है बकली को। और फाइट में मुझे एक चीज बकली की समझ ही नहीं आई। आई नो कि वॉक इन बकली बहुत अच्छी किक्स को थ्रो करता है और काफी बार जो उसके अटैक्स हैं वो किक से स्टार्ट होते हैं, बट यहां पर जब उसे पता है कि वो एक रेसलर से फाइट कर रहा है और जब जब वो किक को थ्रो कर रहा है शॉन ब्रेडी हमेशा उसके ऊपर टेक डाउन को शूट कर रहा है, तो उसके बाद भी वॉक इन बकली किक्स को थ्रो करने की ट्राई कर रहा था और रुक ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से ग्राउंड से जब वापस भी खड़ा हुआ है बकली, तो वो एकदम से कोई नी या फिर किक को थ्रो करने की ट्राई कर रहा था, और वहां से फिर से शॉन ब्रेडी उसे ग्राउंड में लेके चले जा रहा था। थैंक गॉड गाइस, इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट कमारू उस्मान को नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस वे से यहां पर बकली ने परफॉर्म किया है उससे तुम बोल सकते हो कि जो उस्मान की विन थी, जिसका हमें लग रहा था कि उसने बहुत अच्छी रेसलिंग की है, तो वो इतनी भी ज्यादा बड़ी विन नहीं बन जाती है, क्योंकि अब सबको पता लग रहा है बकली के पास तो जरा भी रेसलिंग नहीं है। तो आई एम ग्लैड कि यहां पर कमारू उस्मान को बकली की विन के बाद टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है, बल्कि उसे एक और फाइट करनी पड़ेगी। और अब मूव करते हैं हैवी वेट डिवीजन में, जहां पर एलेक्जेंडर वॉल्कोव एक बहुत ही ज्यादा क्लोज विन को ले जाता है वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा से। अब क्या ये रॉबरी थी गाइस? लाइव जब मैं इसको देख रहा था तो क्लोज तो ये बहुत ज्यादा फाइट थी, बट मुझे लगा वाल्डो ने एज आउट कर दिया है और वो फाइट को विन करके है। बट फिर से देखने के बाद मैं समझ सकता हूं कि वॉल्कोव को क्यों विन दी है, जहां पर वो ज्यादा शॉट्स को पुट ऑन कर रहा था। राउंड 2 क्लियरली अलेक्जेंडर वॉल्कोव विन किया है, और राउंड 3 तुम बोल सकते हो क्लियरली वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा विन किया है। मेन बात आती है पहला राउंड कौन विन किया है, और यहीं पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जब हम टोटल स्ट्राइक्स को देखते हैं तो अलेक्जेंडर वॉल्कोव ने ज्यादा स्ट्राइक्स को थ्रो किया है। मेजॉरिटी जो उसकी स्ट्राइक्स थी वो लेग किक्स थी। वेयरएज वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा की बात करें तो ज्यादा बड़े शॉट्स अकोस्टा ने थ्रो किए थे, वो हल्का सा वॉल्कोव के नोज को ब्लीड भी करवा देता है। इसीलिए तुम बोल सकते हो मैं अभी तक कंफ्यूज हूं कि कौन सा फाइटर रियली विन किया है। बट हाँ, मैं यहां पर रॉबरी नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्लोज विन है। अगर अकोस्टा भी विन करता तब भी मुझे नहीं लगता रॉबरी है। और वाल्डो कॉर्टेस के लिए ये वाली फाइट उसे बहुत टाइम के बाद ऐसी मिली है, जहां पर उसे प्रेशर करना पड़ रहा है, वो अपनी
काउंटर गेम पे रिलाई नहीं कर पा रहा था। वॉल्कोव ने पूरा टाइम तुम बोल सकते हो कंपोजर को रखा और हमेशा वो टेक्निकल रहने की ट्राई कर रहा था। वो जैब्स को पॉप कर रहा है और बहुत सारी लेग किक्स को थ्रो कर रहा है। वेरेस अकोस्टा को इतना ज्यादा डिस्टेंस को कवर करने के लिए एकदम से अग्रेसिव होकर पंचेस को स्विंग करना पड़ रहा था, ओवरहैंड पंचेस को स्विंग करना पड़ रहा था। और इसीलिए सेकंड राउंड में हम देखते हैं कि सिर्फ टेक्निकल रहकर अपने जैब से ही वाल्डो को स्टन कर देता है। वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था, बट तब भी अगर तुम अलेक्जेंडर को देखोगे तो वो रश इन करता ही नहीं है। वो जानता था वाल्डो की काउंटर गेम कितनी अच्छी है, तो वो रश इन करता ही नहीं है, बल्कि डिस्टेंस को मेंटेन रखता है और फिर से अपनी लेग किक्स पे वर्क करने लग पड़ता है। तो अलेक्जेंडर वॉल्कोव का गेम प्लान काफी अच्छा था, बट राउंड 3 में ये गेम प्लान थोड़ा सा ब्रेक होने लग पड़ा, क्योंकि तीसरा राउंड आते आते अलेक्जेंडर वॉल्कोव थक सा गया था, वो टायर्ड होने लग पड़ा। इसीलिए जो उसकी मूवमेंट थी वो स्लो होगी और यहां पर हम देखते हैं जो इतने टाइम से एग्रेसिव जा रहा था वाल्डो, वो चीज अब जाकर पे करने लग पड़ी थी। जिधर अकोस्टा अलेक्जेंडर के ऊपर लेफ्ट हुक, राइट ओवरहैंड पंचेस को थ्रो करता है और अलेक्जेंडर वॉल्कोव भी थोड़ा सा स्टन हो जाता है। तो एंड में अलेक्जेंडर वॉल्कोव एज आउट कर जाता है विन को। बहुत ज्यादा क्लोज फाइट, जहां पर जजेस अलेक्जेंडर को पहला राउंड और सेकंड राउंड दे देते हैं। एक जज ने तो अलेक्जेंडर को तीनों ही राउंड्स दे दिए, जो कि बहुत ज्यादा वाइल्ड है। ये वाली चीज हम बोल सकते हैं कि कोस्टा को एक भी राउंड ना देना ये रॉबरी है। तो बहुत ज्यादा क्लोज विन बाय अलेक्जेंडर वॉल्कोव। और बैक टू बैक हम इवेंट्स में देख रहे हैं काफी अच्छी हैवीवेट्स की फाइट्स आ रही हैं। तो हैवीवेट डिवीजन का भी बोल सकते हैं अब थोड़ी सी एंटरटेनमेंट आने लग पड़ी इस डिवीजन में। और अब मूव करते हैं को मेन इवेंट में, जहां पर एंड स्टिल फ्लाईवेट चैंपियन जोशुआ वैन 5th राउंड में तत्सुरो ताइरा को फिनिश कर देता है। जोशुआ वैन की बॉक्सिंग एक और बार सुपीरियर शो होती है और इस बार हम बोल सकते हैं प्रॉपर वे से जोशुआ वैन ने अपनी बेल्ट को यूनिफाई कर लिया है और अब कोई भी डाउट नहीं है कि जोशुआ वैन ही है फ्लाईवेट डिवीजन चैंपियन। अब फाइट जिस वे से स्टॉप हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे, बट सबसे पहले ओवरऑल फाइट को देखते हैं। यहां पर बेशक तत्सुरो ताइरा जोशुआ वैन को ग्राउंड में लेके चले जा रहा था, बट एक चीज हमने पूरी फाइट में क्लियर देखी है, जब जब फाइट स्टैंडिंग बनी है और स्ट्राइकिंग हुई है दोनों के बीच में, जोशुआ वैन ब्रूटल बीटिंग को पुट ऑन कर रहा था ताइरा के ऊपर। मुझे काफी बार ऐसा लगा कि ताइरा अब फिनिश हो रहा है, अब तो फिनिश हो रहा है, और फिर राउंड 5 में इतनी ज्यादा बीटिंग देखने के बाद रेफरी फाइट को स्टॉप कर ही देता है। बॉक्सिंग तो देखो जोशुआ वैन की मानने पड़ेगी। फ्लाईवेट में तुम बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर है जोशुआ वैन। वो यहां पर ताइरा के ऊपर अपर कट्स को थ्रो कर रहा है, बॉडी वर्क कर रहा है, पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो कर रहा है, और एक बार तो उसने ताइरा को अपने जैब से ही ड्रॉप कर दिया। इवन जब हम ग्राउंड की भी बात करते हैं तो टेक डाउन डिफेंस का मैं बोलूंगा स्टिल बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है जोशुआ वैन के लिए, क्योंकि ब्रूटली हर्ट होने के बाद भी ताइरा जो टेलीग्राफ कर रहा था टेकडाउन्स को, वहां पर भी उसे थोड़े से टेकडाउन्स मिल जा रहे थे। बट जब ग्राउंड में अपने बैक से डिफेंड करने की बात आती है तो ये चीज वैन ने क्लियरली शो की कि उसने कितना ज्यादा इंप्रूव किया है। तत्सुरो ताइरा के पास पूरा टॉप माउंट था, बट तब भी वैन ने उसे अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कि वो पंचेस को भी थ्रो कर पाए। हैंड फाइटिंग कर रहा था वैन, जहां पर वो ताइरा के हैंड्स को पकड़ ले रहा है और अपनी नीज को भी ऊपर ले आ रहा है, जिससे कि तत्सुरो ताइरा बेशक फाइट को ग्राउंड में रख रहा था बट लिटरली 0 डैमेज दे पाया। वहां से तुम बोल सकते हो जब जब जोशुआ वैन वापस अपनी फीट में खड़ा हुआ है तो उसने ताइरा के ऊपर बीटिंग को पुट ऑन किए। पहला राउंड पूरा तत्सुरो ताइरा का जाता है, वो टॉप पोजीशन को बनाया हुआ था और वहां पर ऐसा लगने लगा कि मे बी ये फाइट जोशुआ वैन के लिए बहुत बड़ा स्टेप अप है। वो टेक डाउन को डिफेंड नहीं कर पा रहा है, बट फिर आता है राउंड 2 और यहां पर फिर से टेक डाउन होने के बाद जब वापस जोशुआ वैन खड़ा हुआ तो वो अपने हैंड्स को लेट गो करने लग पड़ता है। वो ह्यूज शॉट्स को लैंड कर रहा होता है और राउंड 2 के लास्ट 30 सेकंड्स में जैसे ही वो देखता है कि ताइरा लेग किक को थ्रो करने की ट्राई कर रहा है, बूम, इनसेन स्पीड को दिखाते हुए वैन एक ह्यूज राइट पंच को थ्रो करता है जो तत्सुरो ताइरा को कंप्लीटली ड्रॉप कर देता है। मुझे सच में लगा वहीं पर फाइट ओवर होने वाली है, बट तत्सुरो ताइरा को तुम बोल सकते हो एक तो रिकवरी रेट काफी अच्छा है और टाइम भी इतना ज्यादा नहीं बचा था, तो जैसे तैसे सेकंड राउंड को ताइरा सरवाइव कर जाता है। फिर आता है राउंड 3 और बस यहां से तुम बोल सकते हो जोशुआ वैन की जो प्रॉपर बॉक्सिंग है वो शो होने लग पड़ती है। ताइरा का लग रहा था वो स्टिल बहुत ज्यादा स्टन है जो उसने राउंड 2 में बीटिंग ली थी और इसीलिए वो टेलीग्राफ करने लग पड़ता है अपने टेकडाउन्स को, जो कि आराम से जोशुआ वैन डिफेंड कर लेता है और पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करने लग पड़ता है। अब राउंड 3 में एक मूवमेंट आती है जहां पर जोशुआ वैन नी को भी थ्रो कर देता है, तो इसको मुझे एड्रेस करना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल अगर न्यू रूल्स को देखा जाए तो फिर तो ये नी बिल्कुल लीगल थी, क्योंकि यहां पर तत्सुरो ताइरा का बस एक हाथ नीचे था और न्यू रूल्स ये बोलते हैं कि 4 इंपैक्ट होनी चाहिए नीचे, यानी कि दोनों हाथ जब तक नीचे नहीं होते तब तक फाउल नहीं माना जाएगा। बट ट्विस्ट यहां पर ये कि फाइट हो रही थी न्यू जर्सी में और न्यू जर्सी में स्टिल अभी तक ओल्ड ही रूल्स लागू हैं, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स देखें तो जोशुआ वैन ने जो यहां पर नी को थ्रो किया है वो नी इलीगल थी। इसी नी से ताइरा बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था और फिर वहां से जोशुआ वैन बीटिंग को पुट ऑन करने लग पड़ता है ताइरा के ऊपर। तो अगर रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो हाँ ये इलीगल नहीं थी और रेफरी को फाइट स्टॉप करनी चाहिए थी।
उसने तायरा के फेस को पूरा रेड कर दिया था। वो अपर कट्स को थ्रो कर रहा है, बॉडी शॉट्स को थ्रो कर रहा है और यहाँ पर एक ऐसी मूवमेंट आती है जिधर जोशुआ वैन डबल जैब को थ्रो करता है और उससे ही तत्सुरो तायरा ड्रॉप हो जाता है। एक और बार मुझे ऐसा लगा भाई अब तो गया तत्सुरो तायरा, वो बैडली हर्ट है और जोशुआ वैन उसके ऊपर बीटिंग को पुट ऑन कर रहा है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है वैन ने ही तायरा को अपॉर्चुनिटी दे दी, जहां पर वैन चाहता था कि वो तायरा को सबमिट करे ताकि वो ये शो कर सके उसकी भी ग्राउंड गेम इंसेन बन चुकी है। तो वो इसीलिए रियर नेकेड चोक पे जाता है, जो कि तत्सुरो तायरा डिफेंड कर लेता है और थोड़ा सा रिकवर होने के बाद वो जोशुआ वैन को ग्राउंड में लेके चले जाता है। ब्रो तत्सुरो तायरा की भी दाद देने पड़ेगी, जो उसने यहाँ पर फाइट में हार्ट को दिखाया ना, ह्यूज रिस्पेक्ट बनती है उसके लिए भी, जहां पर इतनी ज्यादा बीटिंग लेने के बाद भी वो गेम प्लान को फॉलो कर रहा था। वो फिर से कम करने की ट्राई कर रहा होता है और राउंड 4 उसे कम मिल भी जाता है, जहां पर एक बार फिर से वो जोशुआ वैन को ग्राउंड में लेके जाता है। मेजॉरिटी फाइट वो राउंड 4 में ग्राउंड में रखता है और इतनी ज्यादा बीटिंग लेने के बाद ये भी आर्गुमेंट बन सकता है कि तत्सुरो तायरा ने फाइट को 2-2 कर दिया था और सब डिपेंड करता था राउंड 5 में। बट ऑब्वियसली हम यहां पर देखते हैं कि एक बार फिर से जोशुआ वैन बहुत ज्यादा बीटिंग को पुट ऑन करने लग पड़ता है। स्पेशल चीज यहां पर वैन ये करता है कि वो ज्यादा बॉडी शॉट्स को रिप करने लग पड़ता है और जैसे ही उसने ये किया तत्सुरो तायरा की बॉडी शट डाउन होने लग पड़ती है। तत्सुरो तायरा जैसे ही थोड़ा सा क्राउच करता है इन बॉडी शॉट्स को लेने के बाद एकदम से जोशुआ वैन हेड पे अटैक करता है और राइट पंचेस को थ्रो कर देता है, जिससे कि तत्सुरो तायरा एक और बार ड्रॉप हो गया। और इस बार तुम बोल सकते हो रेफरी ने ज्यादा बीटिंग लेने नहीं दी तत्सुरो तायरा को और एकदम ही फाइट को ओवर कर दिया। तो थोड़ा सा अर्ली स्टॉपेज तो देखो ये था, बट इतनी ज्यादा बीटिंग ले ली थी तायरा ने कि मैं कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, क्योंकि लग रहा था कि तायरा इस बार एस्केप नहीं कर पाएगा और जोशुआ वैन उसे पूरा ही स्लीप करने वाला है। तो ओवरऑल तत्सुरो तायरा ने काफी बड़े हार्ट को दिखाया है और जोशुआ वैन की ये विन बहुत बड़ी विन थी। जितने भी लोग उसे पेपर चैंप बोल रहे थे, तो अब वो एक लेजेंड चैंपियन बन चुका है, कोई आर्गुमेंट नहीं है इसमें। और वंस अगेन अपनी इंसेन बॉक्सिंग को शो करते हुए वो फाइट को विन करता है। पर मेन क्वेश्चन इस फाइट के बाद ये है, क्या ये इनफ है एलेजेंड्रे पेंटोजा को बीट करने के लिए? क्योंकि फाइट में तो हमने देखा कि तायरा ग्राउंड में लेके चले गया था वैन को और उसके बाद वैन ने बहुत अच्छा किया है। तो इस वाली फाइट से पेंटोजा की फाइट जब तक नहीं आती है, मुझे लगता है कि वैन को अपने टेक डाउन डिफेंस को भी बहुत इंप्रूव करना होगा और पूरा वैन का भी चांस बनता है कि वो पेंटोजा को बीट कर दे। और अब मूव करते हैं मेन इवेंट फाइट में, जहां पर अनथिंकेबल हो चुका है गाइस। शॉन स्ट्रिकलैंड अनडिफीटेड हमजा चिमाएव को बीट कर देता है और न्यू मिडिलवेट चैंपियन बन चुका है। हार्डली किसी ने सोचा होगा कि हमजाद को बीट करने वाला फाइटर शॉन स्ट्रिकलैंड होगा, जहां पर ये वाला स्टैंडिंग टॉल वाला स्टांस लेकर भी शॉन स्ट्रिकलैंड हमजाद को बीट कर देगा। अब दोनों की मैंने फुल रिएक्शन वीडियो डाल दी है, तो जिसने नहीं देखी है मेक श्योर टू वॉच इट। और वहां पर मैंने अपने कमेंट को पिन किया था, तो वही बात मैं यहां पर बोल देता हूं, पहले इजराइल अदसानिया और अब हमजा चिमाएव, दोनों फाइट्स में किसी ने चांस नहीं दिया था स्ट्रिकलैंड को और दोनों ही फाइट स्ट्रिकलैंड विन कर गया है। फाइट बहुत ज्यादा क्लोज गई है, मैं जानता हूं। हमजा चिमाएव ने बहुत अच्छे हार्ट को दिखाया और फीट में भी एक राउंड को निकाल दिया, तो इससे पता लगता है कि हमजाद की स्ट्राइकिंग भी डेवलप हो रही है। बट गाइस, राउंड 2 मेरे लिए सबसे बड़ा राउंड था, जहां पर जब मैंने हमजाद को देखा कि वो टायर्ड हो रहा है, वो 2 टेकडाउन्स को फेल करता है और उसके बाद खुद ही अपनी बैक पे आ जाता है और टॉप पोजीशन दे देता है। ये चीज मेरे लिए देखना बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। कभी नहीं सोचा था मैंने कि हमजाद इतनी जल्दी एकदम से टायर्ड होने वाला है, जहां पर पहले राउंड में उसका पूरा कंट्रोल बना हुआ था। बट सेकंड राउंड में ऑल ऑफ अ सडन हम देखते हैं कि हमजाद टेकडाउन को फेल करता है, शॉन स्ट्रिकलैंड के ऊपर टॉप पोजीशन आ जाती है। वो ज्यादा डैमेज को तो पुट ऑन नहीं कर पाया और हमजाद फिर से फीट में खड़ा हो जाता है। बट जो सेकंड टेकडाउन शूट करता है हमजाद, जिधर स्ट्रिकलैंड इजीली डिफेंड कर लेता है इसे और हमजाद का फेस बिल्कुल ही डिफरेंट बन जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो डीमोटिवेट हो गया है। और जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे यहीं पर पता लग गया था कि शॉन स्ट्रिकलैंड फाइट को विन करने वाला है। फाइट से पहले मेरी प्रेडिक्शन थी पहले राउंड में हमजा चिमाएव विन करने वाला है और सेकंड राउंड को देखने के बाद मुझे लगा ये फाइट पूरे 5 राउंड्स नहीं जा रही है और शॉन स्ट्रिकलैंड फिनिश करने वाला है हमजाद को। तो बोल सकते हैं दोनों ने ही मुझे थोड़ा सा सरप्राइज किया, क्योंकि हमजाद के अंदर भी थोड़ी सी सेकंड विंड आ जाती है। वो पूरे ही अपने टेकडाउन्स को शूट करना रोक देता है, क्योंकि उसे अपने गैस टैंक को थोड़ा सा फिल करना था और वो स्ट्राइक करने लग पड़ता है शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ। दोनों फाइटर्स बहुत अच्छे पंचेस को लैंड कर रहे होते हैं, बट एंड ऑफ द डे वही बात आती है, स्ट्रिकलैंड ने एक और बहुत बड़े फाइटर को फोर्स कर दिया अपनी गेम खेलने के लिए, जो कि वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल है। 3 वेपन्स हैं शॉन स्ट्रिकलैंड के, एक जैब, एक राइट स्ट्रेट और एक टीप किक। यहां पर स्ट्रिकलैंड ना तो राइट पंच को इतना थ्रो करता है, ना तो उसने टीप किक्स को इतना ज्यादा थ्रो किया, बस और बस अपने जैब को ही पॉप करे जा रहा था और हमजा चिमाएव की फेस को उसने ब्लडी कर दिया था। हमजा चिमाएव भी अपने ओवरहैंड पंचेस से टैग कर रहा होता है स्ट्रिकलैंड को और राउंड 3 प्रीटी क्लोज गया है मेरे लिए और राउंड 4 हमजाद विन करता है, जहां पर एंड ऑफ द राउंड 4 में वो फिर से टेक डाउन शूट करने लग पड़ता है और उसे टेक डाउन मिल भी जाते हैं। बट वंस
वंस अगेन जो हम देखते हैं हमजा चिमाएव की डोमिनेशन ऑन द ग्राउंड, वो चीज हमें यहाँ पर देखने को ही नहीं मिली। इसके बाद 5th राउंड आता है और यहाँ तक आते आते हमजा बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका था, स्ट्रिकलैंड भी टायर्ड था, बट क्योंकि ये पूरी फाइट उसके गेम प्लान के अकॉर्डिंग जा रही थी तो वो यूज्ड टू है ऐसी फाइट्स करने के लिए, इसीलिए वो अपने जैब्स को बहुत ज्यादा पॉप कर रहा होता है। वो हमजाद के नोज को एक और बार ब्लीड करवा देता है और ज्यादा एक्टिव रहकर ज्यादा बड़े पंचेस को थ्रो करके मुझे लगता है स्ट्रिकलैंड 5th राउंड को भी विन कर गया। तो मैक्सिमम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल ही उससे ऑपोजिट फाइट गई है और सबसे शॉकिंग बात, जो हमजाद ने अपने टेकडाउन्स को अबैंडन कर दिया था वो चीज उसे बहुत ज्यादा हर्ट करती है, जहां पर उसे स्ट्राइक करना पड़ता है और यहां पर स्ट्रिकलैंड एज आउट कर जाता है उसे। पूरी फाइट में शॉन स्ट्रिकलैंड ने एक बार भी हमजाद को ग्राउंड में सेटल होने का टाइम नहीं दिया और इसको अगर हम ड्रीकस डुप्लेसी की फाइट से कंपेयर करें तो रात दिन का फर्क था। वहां पर मुझे लगता है कि हमजाद पूरे 5 राउंड्स रेसलिंग इसलिए कर पाया क्योंकि डीडीपी हमजाद से कोई वर्क ही नहीं करवा पाया, वो बस ग्राउंड में लेटा हुआ है और सबमिशंस को डिफेंड कर रहा है। बट यहां पर जब हम पहले भी राउंड को देखते हैं तो शॉन स्ट्रिकलैंड कभी रोल कर रहा है, कभी वापस अपनी नीज पे जा रहा है, फिर से खड़े होने की ट्राई कर रहा है और हमजाद को यहां पर बैक वाली पोजीशन को बनाते हुए बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ रहा था। वो ज्यादा एनर्जी को यूज करके स्लैम भी करता है शॉन स्ट्रिकलैंड को और इसीलिए हम बोल सकते हैं हमजाद के गैस टैंक को लेकर हमेशा से डाउट रहता है। वो ड्रीकस की फाइट में इस डाउट को थोड़ा सा खत्म करता है, बट स्ट्रिकलैंड का तुम बोल सकते हो उसने हमजाद चिमाएव के गैस टैंक को एक्सपोज कर दिया कि अगर तुम स्टार्टिंग में हमजाद से फिनिश नहीं हो रहे हो और उसे वर्क करवा रहे हो ज्यादा तो सेकंड राउंड आते आते ही हमजाद टायर्ड होने लग पड़ेगा। उसके बाद से तो जो भी हमजाद ने टेकडाउन्स को शूट किया है या तो वो डिफेंड हुए या फिर वो बस फ्यू ही सेकंड्स के लिए शॉन स्ट्रिकलैंड को ग्राउंड में लेके गया और एकदम से स्ट्रिकलैंड वापस खड़ा हो जा रहा था और फिर से हमजाद को फोर्स कर रहा था उसके साथ स्ट्राइकिंग करने के लिए। स्ट्रिकलैंड के पास है रेसलिंग की एबिलिटी, ये सब जानते थे, बट मैं यहाँ पर शौक हूं कि स्ट्रिकलैंड का जो स्टांस है उससे वो हमजाद चिमाएव को बीट किया है। स्ट्रेट खड़ा हुआ है स्ट्रिकलैंड, जैब को थ्रो करे जा रहा है, राइट पंचेस को थ्रो कर रहा है, तब भी हमजाद उसे ग्राउंड में इतना ज्यादा लेके नहीं जा पा रहा है। तो एक और बार शॉन स्ट्रिकलैंड, जब वो एक ह्यूज अंडरडॉग था, हर कोई उसे डाउट कर रहा था कि वो मॉल होने वाला है, सबमिट होने वाला है, डोमिनेट होने वाला है, बट स्ट्रिकलैंड यहाँ पर सबको रॉन्ग प्रूव कर देता है और एक और बार ह्यूज अपसेट विन लेकर मिडिलवेट चैंपियन बन जाता है। शॉन स्ट्रिकलैंड का गाइस तुम बोल सकते हो वो डेफिनेटली मिडिलवेट डिवीजन के टॉप 3 ऑफ ऑल टाइम फाइटर्स में से एक है, जहां पर एलेक्स परेरा के अलावा और कोई ऐसा फाइटर इतने अच्छे वे से बीट नहीं कर पाया स्ट्रिकलैंड को। ड्रीकस डुप्लेसी भी स्प्लिट वे से जीतता है और सेकंड फाइट भी थोड़ी सी क्लोज गई थी, वेरे शॉन स्ट्रिकलैंड इजराइल अदसाने को बीट करता है और अब उसने सुपर डेंजरस, जो फाइट से पहले अनडिफीटेड था, उसकी विनिंग स्ट्रीक को बीट किया और डी थ्रोन करके उसे फिर से मिडिलवेट का चैंपियन बन गया। तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया मेन इवेंट को देखने में क्योंकि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था जो हुआ है और ओवरऑल भी अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए तो ये पूरा कार्ड बहुत ज्यादा क्रेजी गया है। सो दैट्स इट गाइस, ये था पूरे कार्ड का रिकैप। अब डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये कार्ड कैसा लगा और कौन कौन सी फाइट्स ने तुम्हें बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।